हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बिजनेस स्टडी की सीरीज़ लाया हूँ जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके राइटर आर के सिंघला है, ठीक है। तो आज मैं आपके चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 के साथ हाजिर हूँ, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और उनका नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको उन्हीं वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उनके लिंक से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 11.3 में हम व्यक्तिगत अथवा अव्यक्तिगत विक्रय के बारे में पढ़ेंगे, इनकी अवधारणा और इसी के गुणों के बारे में जानेंगे कि क्या होता है व्यक्तिगत और क्या होता है अव्यक्तिगत विक्रय, ठीक है। वैसे इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको पहले की एक्सरसाइजों में बता चुका हूँ 11.1 में, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर मैंने कहा था कि एक एक चैप्टर करके आगे आने वाले हैं, तो वो आगे आया। ये दूसरा है व्यक्तिगत अथवा अव्यक्तिगत विक्रय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत विक्रय। इसका अभिप्राय विक्रय वृद्धि के ऐसे माध्यम से है जिसमें क्रेता व विक्रेता दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं। विक्रेता अपने उत्पादक को क्रेता के समक्ष प्रस्तुत करता है, वह क्रेता के संदेह दूर करके उसको पूरी तरह संतुष्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है, ये विक्रय वृद्धि के माध्यम है। इससे क्या होता है, इससे सेल्स बढ़ जाती है, यानी विक्रय वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि यानी विक्रय बढ़ जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस, ठीक है। और विक्रेता होता है जो अपने प्रोडक्ट को क्रेता के सामने दिखाता है, उसको प्रस्तुत करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो क्रेता के जो भी संदेह होते हैं, कोई भी उसके मन में उसके प्रति मतलब कोई चिंता है या कोई सवाल है, उसके संदेह को दूर करके उसको पूरी तरह संतुष्ट करता है, जिससे कि क्रेता उस प्रोडक्ट को, उत्पाद को क्रय कर सके, खरीद सके और उसके प्रति वो संतुष्ट रहे। तो अब हम देखेंगे व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला व्यक्तिगत प्रारूप। व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत क्रेता व विक्रेता दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है कि जो विक्रेता और क्रेता होते हैं दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं, यानी फेस टू फेस सामने होते हैं। अगला है संबंधों का विकास। व्यक्तिगत विक्रय में विक्रयकर्ता एवं संभावित क्रेता में व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब जब विक्रय होता है, वो व्यक्तिगत विक्रय होता है, तो इसमें क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता फेस टू फेस आमने सामने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रेता विक्रेता होते हैं इनमें आपसी कई बार संबंध भी स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के को वहाँ पर आमने सामने होते तो जानते हैं, ठीक है। वो जो विक्रेता होता है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और क्रेता उसको सुनता है, तो इन्हीं बातों के दौरान उनमें संबंध स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो अगला है आपका मौखिक वार्तालाप। इसमें ग्राहक व विक्रेता के बीच मौखिक बातचीत होती है, जिसमें विक्रेता उत्पाद की जानकारियां ग्राहक को देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें मौखिक रूप से बातचीत होती है, ठीक है। आपस में जो भी ग्राहक और विक्रेता होते हैं वो दोनों आपस में मौखिक रूप से बातचीत करते हैं, जिसमें विक्रेता अपने उत्पाद की जानकारी ग्राहक को देता है, ग्राहक को बताता है, अपने प्रोडक्ट की जानकारियाँ जितनी भी होती हैं वो सारी चीज़ें ग्राहकों को बताता है। तो इसमें मौखिक वार्तालाप होता है। अगला है संदेहों का तुरंत समाधान। इसमें ग्राहक के सभी संदेहों का विक्रेता द्वारा तुरंत समाधान कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि विक्रेता ने ग्राहक को प्रोडक्ट दिखाया, अब जो ग्राहक है उसके मन में कोई संदेह है, उसे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है, मतलब कोई उसको प्रॉब्लम है उससे, तो वो पूछेगा भाई कि इसमें क्या है, या जो विक्रेता है वो पूछेगा उससे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताएगा, तो विक्रेता तुरंत उसका समाधान वहीं पे कर देगा, उसको अच्छे से समझा देगा, जिससे कि ग्राहक संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर संदेशों का तुरंत समाधान हो जाता है। अगला है अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति। इसमें ग्राहक व विक्रेता के बीच मौखिक बातचीत होती है, जिसमें क्रेता विक्रेता की पसंद, रुचि आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है व्यक्तिगत विक्रय में कि अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति भी हो जाती है। अतिरिक्त सूचनाओं का मतलब जैसे कि क्रेता है, क्रेता की पसंद कैसी है, किस में उनकी रुचि है, ठीक है, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, इन सब के
इन सारी जानकारियों को भी जो विक्रेता होता है वो प्राप्त कर लेता है। जब उनसे मौखिक बातचीत करता है वो, ठीक है, उनसे बताता है प्रोडक्ट के बारे में कि जी ऐसा प्रोडक्ट है, ये इसमें ये क्वालिटी है, तो क्रेता होता है वो जो बताता है कि उसकी पसंद ऐसी है और रुचि किस में है। तो बातचीत करने से उसके बारे में अतिरिक्त जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं, जो कि आगे चलकर विक्रय के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, आगे जाकर वो बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर विशेषताएं पढ़ ली। अब देख लेते हैं एक अच्छे विक्रयकर्ता के गुण। तो सबसे पहला है शारीरिक गुण। एक विक्रयकर्ता को अच्छा विक्रयकर्ता तभी माना जाता है जब वह शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो। ठीक है, एक अच्छा विक्रयकर्ता आपको बनना है तो आपको अपने शरीर रूप से तंदुरुस्त होना पड़ेगा, अच्छी पर्सनालिटी हो, हैंडसम सा दिखे, ठीक है, सही हो, मतलब बॉडी लैंग्वेज सही हो, चलने का ढंग सही हो, ठीक है, तो ऐसे में आप एक विक्रयकर्ता बन सकते हैं। तो अगला है आपका मनोवैज्ञानिक गुण। एक अच्छे विक्रयकर्ता को मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होना चाहिए ताकि वह भावी ग्राहकों की भावनाओं को समझ सके। अब जो एक विक्रेता होता है वो एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, क्यों विशेषज्ञ होना चाहिए? क्योंकि वो ग्राहकों को देखकर उनकी भावनाओं को समझ ले और उनकी भावनाओं को समझकर उनको फिर अच्छे से समझा सके। वो ग्राहकों को देखते ये समझ जाए उनकी बातचीत से कि इसकी क्या भावना है, ये कैसे प्रोडक्ट चाहता है, ठीक है, ये कैसे मानेगा, मतलब उसको मनाने के तरीके, वो क्या चाहता है, उसको देखकर उसको पता लग जाना चाहिए, उसकी बातचीत से उसको समझ में आ जाना चाहिए विक्रयकर्ता को कि ग्राहक क्या चाहता है। ठीक है, तो इसलिए उनमें क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक गुण होना चाहिए। अगला है ईमानदार। एक अच्छे विक्रयकर्ता को अपने व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए ताकि वह ग्राहक से झूठ के बल पर विजय ना प्राप्त कर सके। सबसे बड़ी बात कि विक्रयकर्ता को ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई विक्रयकर्ता ऐसे होते हैं जो अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कस्टमर उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाता, आगे उसका डेली का कस्टमर वो नहीं बन पाता। ठीक है, वो कस्टमर दोबारा उसके पास जाना पसंद नहीं करेगा, ना ही उसके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो इसलिए एक विक्रयकर्ता को ईमानदार होना चाहिए जिससे कि कंपनी के ऊपर कोई भी प्रश्न ना उठे। ठीक है, कोई मतलब परेशानी ना आए, कोई लोग हैं जो उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि जिस कंपनी का विक्रयकर्ता अच्छा होगा, विक्रयकर्ता से उसकी कंपनी की पहचान बनेगी। ठीक है, क्योंकि विक्रयकर्ता जाएगा तो वो कंपनी का नाम लेगा, क्योंकि मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, देखिए। ठीक है, तो अगर जैसा विक्रयकर्ता होगा उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कंपनी पर पड़ेगा। तो इसलिए विक्रयकर्ता होना चाहिए कैसा? ईमानदार। ठीक है, अगला है अच्छा संदेशवाहन चातुर्य। उसे इस योग्य होना चाहिए कि वह स्पष्ट, स्वतंत्र व संतुलित आवाज में बोल सके ताकि बातचीत के दौरान भाषा संबंधी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब उसे एक अच्छा संदेशवाहन चातुर्य भी होना चाहिए। एक ऐसा विक्रयकर्ता होना चाहिए जो कि स्पष्ट, स्वतंत्र और संतुलित आवाज में बोल सके, जो कि अगर वो कुछ कहना चाह रहा है तो सामने जो ग्राहक खड़ा है वो उसकी बात को समझ सके। ठीक है, ऐसी संदेशवाहन होनी चाहिए किसकी? विक्रयकर्ता की। ठीक है, क्योंकि बातचीत के दौरान कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जो ग्राहक है वो समझ ही नहीं पाता कि जो विक्रयकर्ता वो क्या कहना चाह रहा है, और जो ग्राहक है वो क्या कहना चाह रहा है वो विक्रयकर्ता नहीं समझ पाता, मतलब दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते। तो इसलिए एक विक्रयकर्ता को अच्छा संदेशवाहन चातुर्य होना चाहिए। अगला है कृत संकल्प। कृत संकल्प का मतलब दृढ़ संकल्प। ठीक है, कोई एक बात एक बार ठान ली तो ठान ली। तो एक विक्रयकर्ता में ग्राहकों को प्राप्त करने का पक्का इरादा होना चाहिए। उसे अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए और ग्राहकों को आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कई जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं कि ग्राहक को बहुत देर तक बातचीत में फंसा के, उलझा के उसको संतुष्ट करना चाहते हैं, उसको मनाना चाहते हैं कि ग्राहक मान जाए। ठीक है, तो इसमें यही है दृढ़ संकल्प यानी कृत संकल्प, यानी कि वो निश्चित करके जाए कि मैं ग्राहक को ऐसे मतलब नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मतलब ग्राहक को मैं संतुष्ट करके रहूँगा अपने प्रोडक्ट से, जो भी उनकी शिकायतें होंगी उनका समाधान करूँगा और अपने ग्राहक को मैं संतुष्ट करूँगा। ऐसा विश्वास इनको रखना चाहिए किनको? विक्रयकर्ता को। ठीक है, क्योंकि इनमें खुद विश्वास नहीं होगा कि वो ग्राहक को नहीं मना पाएंगे तो सीधी सी बात है वो वैसे भी नहीं मना पाएंगे। ठीक है,
तो ऐसा ग्राहक होना चाहिए जो कि कृत संकल्प लेकर चले, जो कि ग्राहक को अच्छे से समझा सके, पक्का इरादा हो उसका, ठीक है। और ग्राहक को आसानी से ना जाने दे। आसानी से ना जाने दे का मतलब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव हो सकता है और एक पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव पे नहीं ध्यान देना है, हमने पॉजिटिव पर ध्यान देना है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर इससे है कि ग्राहक को अच्छे से संतुष्ट कर सके, जो भी संदेह है ग्राहक को उसके संदेहों को दूर करके उसको संतुष्ट करे, ताकि वो उसके प्रोडक्ट को खरीदे, बाई करे, उसकी कंपनी से जुड़ा रहे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक क्या देखा, व्यक्तिगत विक्रय देखे। अब देख लेते हैं कि विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। आप कहेंगे आपने व्यक्तिगत विक्रय तो पढ़ा दिया, अव्यक्तिगत विक्रय कब पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि जो विज्ञापन होता है वो अव्यक्तिगत विक्रय होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में अव्यक्तिगत विक्रय को इस डिफरेंस के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो विज्ञापन जो कि अव्यक्तिगत विक्रय है और एक है व्यक्तिगत विक्रय, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इनका प्रारूप कैसा है। विज्ञापन अव्यक्तिगत है और व्यक्तिगत तो है ही व्यक्तिगत, ठीक है। अब देखते हैं संदेश कैसा है इनमें, संदेश वाहन। विज्ञापन में संदेश में एक रूपता होती है। जो विज्ञापन है यानी कि जो अव्यक्तिगत विक्रय है विज्ञापन, इसमें क्या होता है, इसमें सभी जितने भी ग्राहक है पूरे वर्ल्ड के, उन सभी के लिए एक जैसा संदेश होता है। जैसे किसी विज्ञापन में लिख दिया कि यह जो क्वालिटी है ये अति वो है, अच्छी है और 5 रुपये इसकी कॉस्ट है, और ये सभी के लिए मतलब सेहत के लिए अच्छी है। तो वो जो जो उस विज्ञापन को देखेगा उन सबको वही वही वहाँ पर दिखाई देगा, जो एक को देगा वही बाकी भी सारों को दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है कि विज्ञापन में जो बातें बोल दी गई सभी के लिए एक जैसी बातें होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में एक रूपता नहीं होती। व्यक्तिगत विक्रय में एक रूपता नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें घर घर यानी फेस टू फेस कस्टमर से मिलना होता है, घर घर जाकर विक्रय करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भेदभाव होने के चांस रहते हैं, इसलिए इसमें एक रूपता नहीं होती। अब देख लेते हैं इनकी लोचकता कैसी है। तो जो विज्ञापन होता है लोचकता का अभाव होता है इसमें। विज्ञापन को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। लोचदार का मतलब आप समझते होंगे, जिसको हम बदल सकें, लचीला हो, जो मतलब उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो कर सकें। तो जो विज्ञापन होता है, अगर आपने एक बार विज्ञापन कर दी तो अगर आप उसी विज्ञापन को दोबारा से परिवर्तित करना चाहें, उसमें कुछ और लिखना चाहे तो नहीं लिख पाएंगे, आपको दूसरा विज्ञापन करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए है विज्ञापन है जो वो लोचदार नहीं है, लोचदार का अभाव होता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्तिगत विक्रय है ये पूरा लोचदार होता है। मान लो एक किसी कस्टमर से मिलने गया विक्रयकर्ता, उसने वहाँ पर कुछ गलती कर दी, तो वो फिर अब अगली जो ग्राहक के पास जाएगा तो वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगा, उस गलती को सुधार सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत विक्रय लोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, ठीक है। अगला है पहुंच। अब देखते हैं कि इन दोनों की पहुंच कहाँ तक होती है। तो विज्ञापन का एक समय पर अनेक व्यक्तियों तक पहुंचता है। जो विज्ञापन होता है एक बार विज्ञापन कर दी तो उसका कोई पता नहीं है कितने लोगों तक वो पहुंच सकता है। लेकिन जो व्यक्तिगत विक्रय होता है ये एक समय पर एक व्यक्ति के पास ही पहुंचता है, क्योंकि इसमें फेस टू फेस होता है। तो जो विक्रय करता होता है वो घर घर जाकर या मिलकर कहीं भी कोई मीटिंग कर उनसे मिलकर बातचीत करता है। तो इसलिए क्योंकि विक्रय करता है एक व्यक्ति होता है, तो एक व्यक्ति एक बार में कितनों के पास जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक समय पर एक ही व्यक्ति के पास ये जा सकता है। अगला है लागत। अब देखते हैं इनमें की लागत क्या है। जो विज्ञापन है वह कम खर्चीली पद्धति है। क्यों कम खर्चीली है, क्योंकि आपने एक बार विज्ञापन कर दी तो उसको जाने कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपने एक ही बार करी लेकिन देख बहुत सारे लोग रहे, उसके लिए आपको अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये व्यक्तिगत विक्रय होता है ये अधिक खर्चीली पद्धति होती है। ये अधिक खर्चीली पद्धति इसलिए होती है क्योंकि इसमें विक्रयकर्ता को एक एक व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। अब मान लो जैसे विक्रय करता है, एक व्यक्ति के पास गया जो कि पास में ही रहता था, ठीक है, चलो पास में था, एक तो मिल गया। अब उसे दूसरे व्यक्ति के पास जाना है, दूसरे ग्राहक के पास जाना है जो कि 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अब उसके 10 किलोमीटर जाने का खर्चा तो बढ़ गया ना। तो ऐसे ही करके और भी बहुत सारी चीज़ होती है जिससे कि क्या होता है, व्यक्तिगत विक्रय अधिक खर्चीली हो जाती है, ठीक है। अगला है समय। कम समय लगता है। विज्ञापन में
कम समय लगता है, क्योंकि एक बार विज्ञापन तैयार हो गई तो फिर इसमें कोई देर नहीं होती। इसको चाहे जितने लोग देख लें, जितनी बार देख लें, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। विज्ञापन को तैयार करने में जितना समय लगता है बस वही लगता है। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में अधिक समय लगता है। अधिक समय आपको पता ही है, ग्राहक के पास जाना, उसको समझाना, उसका कोई संदेह हो तो उसको दूर करना, ठीक है। लेकिन विज्ञापन में क्या होता है, अगर ग्राहक को कोई संदेह है तो वो उसका वहाँ पर समाधान नहीं हो सकता विज्ञापन से, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय से हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है, किसमें, व्यक्तिगत विक्रय। अब देख लेते हैं इनके माध्यम कौन कौन से हैं। तो विज्ञापन के माध्यम आपको पता ही है, मैंने पीछे बताए हैं, टीवी, रेडियो, अखबार, ठीक है, पत्रिकाएं, ठीक है, मैगजीन, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी विज्ञापन के माध्यम हैं। अब व्यक्तिगत विक्रय का माध्यम क्या है, विक्रयकर्ता। क्योंकि व्यक्तिगत विक्रय तो वही करेगा ना, विक्रयकर्ता, जो कि एक व्यक्ति होता है अकेला, तो वो इसमें विक्रयकर्ता के माध्यम कौन है, विक्रयकर्ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों में डिफरेंस, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अब अव्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, ठीक है, और व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है। अब आपको इन दोनों में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी समझने में कि व्यक्तिगत क्या होता है और अव्यक्तिगत क्या होता है और कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अब का ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हुआ। ये ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं थी, छोटी थी, इसलिए जल्दी समाप्त हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, ताकि मैं आगे से उनका समाधान कर सकूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम चैनल है जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ाते हैं। तो इसलिए एक शेयर ज़रूर कर दें और अंत में एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो नहीं आई हो तो भी कर देना, क्योंकि एक लाइक से आपका क्या जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।